हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन मैकेनिज्म के नज़र से देखें तो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मेरा कंटेंट क्या होगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ये दो। और जो हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे, कौन सा? रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। चलिए आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लर्निंग आउटकम क्या होगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन से जो रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व होगा और जेईई मेंस और नीट तक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक? हम लोग लेक्चर 7 में या मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े हैं? हम लोग देखें कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्लीवेज होता है तो दो टाइप का क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ था? फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक, यहाँ पे कार्बोकेटायन या कार्बेनियन बनता है। कोई भी बॉन्ड अपने आप तो क्लीवेज नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या था? अटैकिंग मॉलिक्यूल अटैक कर रहा था। तो अटैकिंग मॉलिक्यूल के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, क्या? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल। अब बात आता है कि मॉलिक्यूल अटैक जो कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे यानी रिएक्टेंट पे अटैक कर रहा है, तो अटैक कहाँ पे करेगा? उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में यहाँ पे और इसके बाद वाले लेक्चर में। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस मॉलिक्यूल पे कहां पे अटैक करेगा? या मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल पे कहां पे अटैक करेगा? इसी को स्टडी करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में और इसके बाद वाले लेक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो मॉलिक्यूल में जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे अटैक करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है तो किसी मॉलिक्यूल में यानी रिएक्टेंट पे कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होगा या जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये मॉलिक्यूल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो पता चलेगा कि कहां पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है और कहां पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। वही मेरा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड may occur either due to the presence of atom or group of atom of different electronegativity or under the influence of some outside attacking reagent। कहने का मतलब, एक मॉलिक्यूल आने वाला अटैक करेगा तो कहां पे अटैक करेगा ये डिसाइड होगा, उसमें उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। तो एक मॉलिक्यूल में कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल जुड़ा है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या फिर कोई आउटसाइड से जब उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यानी किसी पे नेगेटिव चार्ज किसी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैच्ड रहता है उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर का, यानी जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है? को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। तो समझिए हम लोग क्या देखें, हाइब्रिड रिएक्शन में sp होता है, sp2 होता है, sp3। चलिए इजी में से देखते हैं। sp टोटल कितना? एक एस और एक p। तो हम लोग कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल 100 मान लीजिए, एक एस sp तो 2 हुआ, 100 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 50%। यानी यहां पे मेरा s कैरेक्टर कितना है? 50% है।
उसी टाइप से यहां पे देखें तो एक S और P2 है, टोटल कितना हुआ 3, यानी यहां पे S करेक्टर मेरा कितना होगा 33.33% होगा। और यहां पे देखें तो टोटल 4 है, तो S करेक्टर कितना है 25%। तो जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उतना ज्यादा उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब इस मॉलिक्यूल में हम थोड़ा देखें, यहां पे देखें इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हम लोग S करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कार्बन के पास तो लोन पेयर एकदम ना के बराबर होता है, साइनाइड वगैरह में कभी कभी होता है, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कार्बन के पास तो लोन पेयर होता नहीं है। तो यहां पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में और एक हाइड्रोजन के बीच में, यानी यहां पे अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है। उसी टाइप से इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के बीच में 3 है, तो क्या हुआ sp2। और उसी टाइप से इस मॉलिक्यूल में देखें तो क्या है sp3 है। तो अभी हम क्या बोले, जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, यानी इस मॉलिक्यूल में इथाइन में ज्यादा S करेक्टर है इन कंपेयर टू इथीन और इथेन। जस्ट लाइक ये मॉलिक्यूल अगर है, अगर मेरे पास समझिए एक इलेक्ट्रोफाइल है यानी पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूक्लियोफाइल है यानी निगेटिव चार्ज। अब इस मॉलिक्यूल में कहां पे अटैक करेगा, अब इसे अगर हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, यहां पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो नहीं कनेक्ट है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। अगर हम इस कार्बन को देखें, ध्यान दीजिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है, क्या है sp। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है sp2 है, क्या है sp2। तो अभी हम क्या देखें, जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। यानी यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस कार्बन पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया इसलिए यहां पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो समझिए हम इस लेक्चर में एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं कि अटैकिंग रीजन कहां पे अटैक करेगा। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो, और न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो यही तो आज हम लोग का पढ़ना है कि कहां पे कोई मॉलिक्यूल पे एक आने वाला अटैकिंग रीजन कहां पे अटैक करेगा। तो इससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा समझें। इट मे बी डिफाइंड एज, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन along the carbon chain due to the presence of an atom as group of different electronegativity at the end of the carbon chain। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एंड में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या मान के चलते हैं, लगभग सेम मान के चलते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल के एंड में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ करेगा या फिर अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। समझिए ये एक एग्जांपल है, En यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगर ये जो P जुड़ा हुआ है यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो मेरा P मॉलिक्यूल है, अगर ये P मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहां पे P का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे देखिए इस मॉलिक्यूल पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है मॉलिक्यूल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए एक्चुअल में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्ट टर्म में कैसे कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहां पे इट इज परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल और कार्बन के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन या तो विड्रॉ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। सेकेंड, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड इन पोलर मॉलिक्यूल।
यहां पे समझिए, ये जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड के बीच में होगा। और पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? जब पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो 100% वहां पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी यहां पे क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन, यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। और 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है नेग्लेक्ट माना जाता है। समझ पा रहे हैं? चलिए, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां पे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान दीजिए, कब हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे और कब प्लस आई इफेक्ट। समझिए, इफ द एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द एटम चेन इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, यानी जो एक मॉलिक्यूल में जो एटम जुटा है, ग्रुप जुटा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी मॉलिक्यूल से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, अगर फ्लोरीन यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पे क्या डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। और यहां पे क्या? पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल के कारण, जो मॉलिक्यूल अलग जुड़ा हुआ है इस मॉलिक्यूल में, कार्बन मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल के कारण इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो जो इस पे चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे, उस पे डिसाइड करेंगे। तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? माइनस। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। यानी कार्बन चेन से जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये कैसा इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट। और ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या देखें कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज करता है। यानी इस पे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बगल वाले कार्बन पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव कम हो जाएगा और इस पे और कम हो जाएगा। ये ट्रिपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके कंपेयर में कम पॉजिटिव चार्ज है। और 3 कार्बन के बाद ये क्या होता है? नेग्लेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, यानी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट बोलेंगे। अब समझते हैं पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, आपको इसका ऑर्डर याद रखना होगा। क्या है? एक ऑर्डर समझिए, NF3 से कम होगा कौन? NR3, इससे कम SR2, इससे कम NH3, NO2 और SO3H। ये ऑर्डर है। याद कैसे रखेंगे? NF3 ना फरहा ना ऋतिक शाहरुख, ना फरहा ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। इससे आप याद कर सकते हैं NF3, NR3, SR2, NH3, NO2 और SO3। ये एक यहां ट्रेंड हो गया। इसके बाद आइए, साइना अली की कार से, अली यानी एल्डिहाइड, कार यानी क्या? कार्बोलिक एसिड। साइना अली की कार से फिर कल बाहर आई ओरी, फिर कल बाहर आई ओरी, फिर कल बाहर आई ओरी। फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई आयोडीन, ओरी यानी यहां पे क्या है? ये ईथर ग्रुप है। तो क्या हुआ? साइना अली की कार से फिर कल बाहर आई ओरी। उसके बाद देखिए क्या है? एल्कोहल नहीं फालतू है, एल्कोहल नहीं फालतू है। एल्कोहल यानी OH, नहीं यानी NH2, फालतू यानी पीएच। पीएच मेरा क्या है? फिनाइल। पीएच बोले तो किसे हम बोल रहे हैं? फिनाइल को। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये ऑर्डर है किसका? माइनस आई इफेक्ट का। अगर ये ऑर्डर आपको याद होगा तो आप नीट और जेईई मेंस तक आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको ऑर्डर देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, डोंट वरी, हम कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे अभी जिससे 11 12 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। चलिए, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? तो जिस टाइप से अभी हम लोग देखें, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था। प्लस आई इफेक्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एटम्स, if the atom or group attached to the carbon chain is electron
डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप, यानी अब यहां पे जो मॉलिक्यूल में ग्रुप जुड़ा है वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल CH3 CH2, मान लेते हैं यहां पे G एक ऐसा ग्रुप है जो क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ग्रुप के चार्ज से डिसाइड होता है। तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस टाइप के ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। तो इसका भी कुछ ऑर्डर होता है, ध्यान दीजिए क्या है ऑर्डर। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? CH2 माइनस, उससे कम NH माइनस और उससे कम O माइनस। यहां पे आप इसको ना याद करके आप इस बात से समझ सकते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान दीजिए, अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में बढ़ रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए यहां पे क्या है? कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ये तो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, यानी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन देना है ना। तो इसलिए यहां पे CH2 पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उससे कम NH, उससे कम O, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, NO, यानी यहां पे आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं CNO, कनो। ठीक है, सबसे ज्यादा CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। अब यहां पे देखिएगा अगर COO माइनस, यहां पे भी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई क्यों शो कर रहा है? तो अब समझिए इस केस में क्या होता है? COO पे नेगेटिव है, यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो नेगेटिव होता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने के कारण O माइनस से कम है, तो ये ऑर्डर हुआ। उससे कम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH3। और अगर हाइड्रोजन के टाइप में देखें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 होता है, तो उसमें क्या होता है? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये ऑर्डर होता है। और हाइड्रोजन का लगभग नो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आपको फिर से ऑर्डर परेशान कर रहा होगा, तो डोंट वरी, आपको अब हम बताते हैं क्या करना है 11-12 के एग्जाम के लिए। समझिए, किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो क्या करेगा? अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई इफेक्ट। किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा, अपने तरफ विड्रॉ कर रहा, यानी क्या? प्लस आई इफेक्ट। ये बात क्लियर है? अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी क्या? दे रहा है, तो अपने ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस आई इफेक्ट। और अगर किसी पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपने पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो माइनस आई। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? CH3 मॉलिक्यूल यानी अल्काइल ग्रुप, ओनली CH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है। CH3 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा NO2, CN, हेलोजन ग्रुप जो भी आएगा माइनस आई इफेक्ट होगा। बस इतना बात आप याद रखिए, 11-12 का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। समझ पा रहे हैं? क्या याद रखना है कि CH3 मॉलिक्यूल क्या है? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसके बाद क्लोरीन आएगा, साइनाइड आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कार्बोलिक एसिड आएगा, जो भी आएगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। समझ पा रहे हैं? आइए कुछ क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, यानी हम लोग को यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन को बताना है। तो देखिए माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ये देगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो स्टेबिलिटी किधर होगा? इलेक्ट्रॉन देगा तब, तो ये डायरेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। आइए, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फिर से वही बात, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, ये देना चाहेगा, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। आइए, इस मॉलिक्यूल में आप देखिए, अभी हम आपको क्या बताएं? सिर्फ अल्काइल ग्रुप आप याद रखिए, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। उसके बाद NO2, Cl, साइनाइड, एल्डिहाइड सब क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहां पे अगर हम डायरेक्शन को देखें तो CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। चलिए, लेकिन NO2 वगैरह अभी क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो यहां पे डायरेक्शन इधर होगा, तो ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिर से देखिए एल्डिहाइड आ गया, तो ये क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो ये था डायरेक्शन कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी अब हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट आइए टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब तक जो हम लोग देखे थे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, लेकिन वहां पे हम लोग क्या बोले थे कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अब पता चल रहा है कि अल्काइल ग्रुप कैसा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों ज्यादा था अब यहां पे हम लोग समझेंगे। देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम अभी आपको क्या बताएं, सिर्फ अल्काइल ग्रुप आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन देता है, बाकी जितना ग्रुप आप है क्लोरीन जो आपको मिलेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और इस मॉलिक्यूल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहां पे भी वही हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, यहां पे भी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां 3 ग्रुप है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये होगा। अगर हम लोग देखें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री, ये आपका क्या है 2 डिग्री, ये आपका क्या है 1 डिग्री। अब याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम कौन 1 डिग्री। अब समझ में आया क्यों स्टेबिलिटी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको बताना इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, यहां पे भी वही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लोरीन भी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अब इन सब केस में आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसका है। तो फ्लोरीन अभी हम लोग देखे थे ना टेबल में, आइए देखिए यहां पे फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ कर रहा है ये ज्यादा करता है इन कंपेयर टू क्या, क्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो समझिए, आइए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन का और डिफिशिएंट कर रहा है ना, विड्रॉ कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसका स्टेबल की ओर बढ़ रहा है या अनस्टेबिलिटी की तरफ, अनस्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां कम है और इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और क्लोरीन भी कर रहा है लेकिन इसके कंपेयर में कम करेगा, तो ये ऑर्डर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू दिस। कोई दिक्कत, चलिए यहां पे चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन, आइए देखते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट। OH इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब लेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, इसको देना चाहिए, और इससे छीन ले रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। NO2 भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये भी इसका स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इन दोनों के केस में आपको ऑर्डर देखना होगा कि किसका ऑर्डर ज्यादा है। तो अभी हम लोग देखे थे, ध्यान दीजिए कहां था, देखिए NO2 यहां पे है, बहुत ज्यादा इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, और क्या है OH, तो OH तो यहां पे बहुत कम है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन कर रहा है, NO2 कर रहा है, कौन कर रहा है, NO2। चलिए तो आते हैं, तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले रहा है, दैट मींस यहां पे स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, है ना। लेकिन यहां पे तो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का। अब यहां पे आइए, नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे ये क्या चाहेगा, हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन यहां दो फ्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। अब हम लोग देखेंगे कार्बेनियन पे। याद कीजिए पिछला लेक्चर हम लोग क्या देखे थे, कार्बेनियन में ज्यादा स्टेबल कौन था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब क्यों स्टेबल था उस बात को यहां समझते हैं। तो यहां पे आप देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे CH3 मॉलिक्यूल इसे यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
तो 3-3 ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और 3-3 अल्काइल ग्रुप है जो और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको चाहिए। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा इसका, जब इससे कोई चार्ज को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन यहां पे उल्टा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस केस में देखिए 2 देने वाला ग्रुप है तो ये भी अनस्टेबल है लेकिन इससे कम अनस्टेबल है। इस केस में देखिए यहां पे ये एक ही ग्रुप दे रहा है, दैट मीन्स इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, CH3CH2-। तो यहां पे ऑर्डर क्या होगा, ये आपका ऑर्डर होगा। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो ये मेरा क्या है, 3 डिग्री कार्बेनियन, ये 2 डिग्री कार्बेनियन और ये 1 डिग्री कार्बेनियन, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बेनियन में सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे कम कौन, 3 डिग्री। चलिए इन दोनों मॉलिक्यूल में हम देखते हैं। यहां पे आप देखिएगा क्या है, माइनस चार्ज, यहां पे भी माइनस चार्ज, कोई बात नहीं। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अच्छी बात है। इसका स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये भी ले रहा है, स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अभी हम आपको क्या बताएं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी डिक्रीज होगा। तो इस केस में देखिए यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जस्ट बगल में है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और इस केस में यहां पे नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों में ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, कि कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। समझिए फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। फ्री रेडिकल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट रूल क्या बताता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 7 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और अगर डेफिशिएंट है तो उसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब आप यहां पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कैसे समझ पा रहे हैं, चलिए तो यहां पे देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पे भी देने वाला है, लेकिन 2 ही देने वाला है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके कंपेयर में कम। अब यहां पे आइए, एक ही ग्रुप देने वाला है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो ये मेरा क्या है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा किसमें, फ्री रेडिकल में। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्या क्या यहां पे समझ पा रहे हैं, हम समझे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बेनियन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। इससे भी और अभी हम सीख सकते हैं क्या, आइए नेक्स्ट, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है कि एक एलिफेटिक एसिड का कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। समझिए क्या होता है, RCOOH, ये एक एसिड है। एसिड का काम क्या है, H+ को डोनेट करना। जब ये H+ को डोनेट कर दिया तो क्या बना, RCOO-। ये मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा RCOH क्या होगा, एसिडिक होगा। इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं, तो ये जो आयन है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। उसी चीज को यहां पे लिखें, ध्यान दीजिए, इट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोजिलेट आयन। इसी का नाम है क्या, कार्बोजिलेट आयन, इसी को बोलते हैं क्या, कार्बोजिलेट आयन। कार्बोजिलेट आयन यानी एक एसिड जब H+ को डोनेट कर देता है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोजिलेट आयन। इसके स्टेबिलिटी पे ये एसिड का स्ट्रेंथ को बताएगा। क्या है, ध्यान दीजिए, व्हेन चार्ज डिक्रीज ध्यान दीजिए, चार्ज डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोजिलेट इंक्रीजेज, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी ये जब H+ डोनेट किया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा।
तो जितना इस पे कम चार्ज होगा तब तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी से हम बता सकते हैं कि ये एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा RCOH उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पे अब हम लोग को देखना है, स्टेबिलिटी को बताना है। तो ध्यान दीजिए CH3COH, CH2FCOH, CHF2 और यहां CF3COH। अब यहां पे आते हैं स्टेबिलिटी पे। ध्यान दीजिए ये एसिड कब होगा, जब H+ डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज। एसिड कब होगा, जब ये H+ दिया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पे हम बात करेंगे, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस केस में क्या है, ध्यान दीजिए CH3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पे देखिए एक फ्लोरीन इसके पास है, क्या हम इस फ्लोरीन को, ध्यान दीजिए इस फ्लोरीन को अगर हम देखें तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ये F यहां पे बॉन्ड देंगे। अब देखिए फ्लोरीन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। नेगेटिव चार्ज है तो उसके चार्ज को कम कर रहा है, यानी इससे ज्यादा ये स्टेबल है। उसी टाइप से यहां दो फ्लोरीन है, ध्यान दीजिए यहां कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन। तो क्या हम इसे इस टाइप से लिख दें, यहां पे F और ये F। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, यानी इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा। यहां 3 ग्रुप है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं। तो जो कार्बोजिलेट आयन बना उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि एक एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक एसिड है तो H+ डोनेट किया तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये एक एसिड है H+ डोनेट किया, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हमको इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्जिलेट आयन को देखना है। ऑक्जिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो चलिए नेगेटिव चार्ज है, यहां पे देखिए क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, यानी ये ज्यादा स्टेबल हुआ। तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब यहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर से वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का टेंडेंसी। तो उस बात पे आते हैं। ये एसिड कब हुआ, जब H+ दिया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये एसिड कब हुआ, जब H+ दिया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आप देखें तो क्या है, sp2 है, ये भी विड्रॉ करेगा लेकिन इसके कंपेयर में ये कम करेगा। तो इन दोनों के केस में ये क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक हुआ। इस कार्बन को यहां का अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, तो s कैरेक्टर और कम हो गया, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ये मॉलिक्यूल, उससे कम ये, उससे कम ये। समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हम किससे डिसाइड किए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जो हम फर्स्ट में डिस्कस किए थे। तो ये था कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज पे। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हमको सबके बारे में बता रहा है, कैसे हम एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। उसी टाइप से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम बता सकते हैं क्या, कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, कि एक एल्कोहल कितना ज्यादा एसिडिक है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जिस टाइप से हम लोग एसिड में देखें वही फंडा यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए ROH ये एक एल्कोहल है, ये H+ दिया तो ये क्या बना, RO-। फिर से वही बात, एसिड के जैसा। ये मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इतना ज्यादा अल्कोहल क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। आइए टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, समझिए। ये एसिड कब होगा, जब ये H+ डोनेट किया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव। अब नेगेटिव पार्ट को हमको स्टेबिलिटी देखना है। Br- देखिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल यहां पे अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अगर इसे हम नाम A दें, B, C, तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों को केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ Br है, क्या है, हेलोजन ग्रुप। NO2 तो ज्यादा विड्रॉ करता है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक किसका है, B का, उससे कम
ए और सबसे कम कौन होगा, सी होगा। तो ये मेरा हुआ क्या, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलिए अब यहां पे फिर से आते हैं। इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। समझिए इसे, ये एसिड कब हुआ, जब H प्लस दिया OA माइनस। ये एसिड कब हुआ, H प्लस दिया, ये एसिड H प्लस दिया, अब उस पर क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अब हमको देखना है ये मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, नेगेटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस मॉलिक्यूल में ना लेने वाला ना देने वाला। यहां पे समझिए CH3 है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे इसका नाम अगर A दे, ये B, ये C, तो देखिए ये स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ये स्टेबिलिटी घट रहा है, और इस पे ना लेने वाला ना देने वाला, यानी ये न्यूट्रल टाइप का है। इसके कंपेयर NO2 और CH3 कंपेयर में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, A, उससे कम B, और सबसे कम कौन हुआ, C हुआ, क्योंकि ये इसका स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हम लोगों के पास क्या, एसिडिक यानी इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, कि कैसे हम लोग एक इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग एक एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड का स्ट्रेंथ बता सकते हैं, एल्कोहल का स्ट्रेंथ बता सकते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल का हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इतना हम लोग पढ़े अभी क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे अगर हम लोग देखें तो देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or an atom with unshared p orbital। यानी यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, डीलोकलाइजेशन देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, कार्बन और H के बीच का इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, वो सिस्टम क्या हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, कार्बोकेटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग किस में देखेंगे, अल्कीन में, अल्काइन में, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल में। जनरली NCERT में जो यहां पे दिया हुआ है, अल्कीन का दिया हुआ है ये, और किसका दिया हुआ है, कार्बोकेटायन का, इन दोनों का हम लोग देखेंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, या बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, किसे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं शो करेगा। देखिए कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब बात आता है अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या फ्री रेडिकल होगा, उसके बाद वाले जस्ट उससे जो अटैच्ड होगा बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहां पे देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाद वाले कार्बन ये मेरा क्या है, अल्फा कार्बन है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पहला कंडीशन, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड कंडीशन देखिए, मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्या बोल रहे फिर से समझिए, कहां पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में और कार्बिन में या अल्कीन में। अल्कीन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल होगा, जस्ट उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। वो कार्बन मेरा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन कौन शो करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। देखिए CH2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन है, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3, पहला कंडीशन फुलफिल, और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। आइए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, इसके बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बाद देखिए अल्फा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, पहला कंडीशन फुलफिल, इसके बाद एटलीस्ट एक तो हाइड्रोजन है ना, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। आइए कार्बिन में देखते हैं, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहला कंडीशन फुलफिल,
लेकिन अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। आइए, कार्बोकेटायन है, इसके बाद वाले कार्बन, ये कार्बन, इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन है, सेकंड कंडीशन तो फुलफिल है। लेकिन इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन देखें, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, यानी क्या है, sp2 है, 3 है ना, तो sp2 है। लेकिन हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो ये भी क्या हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो पहले तो हम ये देखें कि कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब कैसे करता है, आइए उसे देखते हैं। देखिए, अब यहां पे हम समझते हैं कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, यानी बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन पे क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे दे, तो इस कार्बन पे क्या होगा, बताइए, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी स्ट्रक्चर अब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या है, H, ये हाइड्रोजन H और ये जो हाइड्रोजन दिया इस पे क्या होगा, H पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए रेजोनेंस के जैसा हो रहा है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस कंप्लीट नहीं बोल सकते, इसलिए इसे बोलते हैं नो रेजोनेंस बॉन्ड। और ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन निकल के कहीं बाहर चला जाएगा, नहीं, यहीं पे है। ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है सिग्मा बॉन्ड का। किसका सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का सिग्मा बॉन्ड को क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जो काम यहां पे हुआ वो काम इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे दिया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये दोनों बॉन्ड बनाएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या है, H प्लस और ये यहां पे आएगा H। समझ पा रहे हैं। सेम क्या इस हाइड्रोजन भी कर सकता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो यहां पे नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे मॉलिक्यूल क्या होगा, ध्यान दीजिए, CH H डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ उस बात को आप देखिए, 1 2 3। अगर आप गौर करें तो अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो इससे क्या पता चला कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बोल रहे, फिर से ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2 3। आगे देखिए इसी बात को यहां पे लिखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अभी किस में हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, कार्बोकेटायन में। उसी टाइप से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं किसमें, अल्कीन में। किसमें, अल्कीन में। अब यहां पे आप समझिए, देखिए अगर ये H प्लस अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे देके बाहर चला जाए, तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, बताइए, नेगेटिव। तो उसको बनने के लिए, बॉन्ड यहां बनने के लिए यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो और ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, यहां पे आ जाएगा बॉन्ड, है ना, H और ये CH2, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और ये H प्लस निकलेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है, एक और ये। समझ पा रहे हैं। फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम इसे यहां पे देखिए, ये H है, यहां पे अगर ये H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे, तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने के लिए इस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन के बीच में, यहां पे CH2, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और ये H प्लस यहां पे होगा। समझ पा रहे। सेम
इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। अगर ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया CH और ये CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये H+ यहाँ पे होगा। तो फिर से अगर हम अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो देखिए ये मेरा अल्कीन है, उसके बाद वाले ये मेरा अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2 3। तो इससे फिर से वही बात क्या कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए बस दो ही में हम लोग को देखना है, कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्कीन में। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही तो अभी बता रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। आइए अब हम लोग को देखना है कि यहां पे कितना अल्फा यानी कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी हम लोग क्या देखें, ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो आइए चेक करते हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, यहां पे ध्यान दीजिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां देखिए कुछ नहीं दिया यानी 3 हाइड्रोजन यहां पे है। यहां पे कितने हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, 2 तो बॉन्ड बना चुका है, तो 3 और 2 5 यानी 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस केस में फ्री रेडिकल है, तो ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन, तो यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा ना, तो इसका कितना बनेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन जब है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस केस में देखिए इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 3, तो 3 3 6, यहां पे 2, तो टोटल कितना, 8 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो इस टाइप से यहां पे 8 कॉन्जुगेट अल्फा यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आइए इस केस में देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस केस में देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा कार्बन कौन है, एक ये अल्फा कार्बन है, ये 2 और ये 3, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो टोटल कितना हुआ, 7 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस केस में बताइए कितना बनेगा। नो डाउट यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए क्या बना, 1 2 3 sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बना, sp2, लेकिन अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसलिए यहां पे एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये अब कॉन्जुगेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, लेकिन ये sp3 है क्योंकि यहां पे क्या है, 1 2 3 हाइड्रोजन होगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो उम्मीद करते हैं इतने सारे से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा। आइए, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्या है, फ्री रेडिकल और अल्कीन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के भी थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल और कार्बोनियन। इनफैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम लोग प्रीवियस आने वाले मैकेनिज्म लेक्चर 3 में यानी 9 लेक्चर में देखेंगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। इस केस में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम लोग को नहीं देखना है। यहाँ पे किस पे बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और अगर जहां पे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगा तो हम किस पे बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो चलिए देखते हैं, ये कार्बन हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, तो टोटल 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 9 बनेगा। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा।
ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए ये एक ही अल्फा कार्बन है और 3 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 क्या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे ज्यादा ये होगा। समझ पा रहे हैं। तो आप अगर देखें ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखे थे 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख रहे यही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन दोनों में से डोमिनेंट कौन करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। देखना किसे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। वही यहां पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए इस केस में हमको बताना है कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। समझिए, तो अब यहां पे अल्कीन देखिए, जो मेरा अल्कीन है उसे आप क्या कीजिए अंडरलाइन कर देते हैं। इसे यहां पे ये अल्कीन है, इसे कर दे रहे, यहां पे ये अल्कीन है। ध्यान दीजिए, ये हो गया। इसके बाद हमको यहां पे क्या देखना है अल्फा कार्बन देखना है। तो यहां पे अल्फा कार्बन ये है 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 12 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस केस में देखिए ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 कॉन्जुगेटिव क्या हाइपो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस केस में देखिए ये अल्फा कार्बन कितना हुआ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव कितना स्ट्रक्चर बनेगा 6 बनेगा। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो अल्कीन के केस में कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है ये भी हम लोग यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बता सकते हैं, जो हम लोग 12 में पढ़ेंगे सेट-जेफ रूल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका किसका स्टेबिलिटी का। चलिए देखिए, अभी हम लोग देखेंगे आगे हाइड्रोकार्बन में देखेंगे कि जो टॉल्विन जो होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थोपारा इफेक्ट देता है। ठीक है, यहां पे इसका डिस्कस नहीं करते हैं, अभी उतना समझ में भी उतना नहीं आएगा। आइए, आप एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये क्या दिया है ऑर्बिटल डायग्राम शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल कैटायन। किसमें कैटायन के केस में। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, नहीं समझ में आता है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। इथाइन है CH C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ये हो गया इथाइन। यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो होता है किसके बीच में समझिए। इस कार्बन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे एक इम्प्टी और p ऑर्बिटल होता है, इम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। और इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो मेरा क्या है sp3 है। क्या है sp3। अब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल का ये स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा रहे, ध्यान दीजिए, क्योंकि सब किसके थ्रू जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइड, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ और हाइड्रोजन का स्फेयर क्या होता है स्फेरिकल होता है, ये होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो होता क्या ये H+ निकलता था ना, तो जो कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल है और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइड और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड बनता है। ये पार्टिसिपेट करता है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो सिग्मा बॉन्ड किसका बन रहा है ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें सिग्मा में। और p ऑर्बिटल क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है किसका कार्बन का। तो यही यहां पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। चलिए उसी टाइप से यह भी दिखाया गया कि प्रोपीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसे भी। प्रोपीन है, ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2 ये हुआ, और यहां पे मान लेते हैं 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड बना है ये पाई ऑर्बिटल, लेकिन याद कीजिए एंटी पाई ऑर्बिटल अभी भी तो एम्प्टी रहता है ना,
एंटी पाई ऑर्बिटल, तो यहां पे इसके पास एंटी पाई ऑर्बिटल अभी भी इनपीटी होगा इस टाइप से, ठीक है। उसी टाइप से जैसे हम पहले देखें उसी टाइप से अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दें तो कार्बन का यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होगा। तो यहां पे कार्बन कार्बन का एंटी पाई ऑर्बिटल जो एम्प्टी होगा उसके बीच में ये बॉन्ड बनता है यहां पे। तो यहां पे अगर हम देखें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहां पे क्या एंटी पाई ऑर्बिटल होता है किसका, कार्बन का, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो इस टाइप से अल्कीन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में था इसलिए डिस्कस करना जरूरी था। आइए एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्सरी किसे बोल रहा है कार्बोकेटायन, CH3 CH3 CH3, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या हुआ टर्सरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी क्या होता है 1 2 3, यहां पे CH3 होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 ये CH2। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये हुआ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। ये आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी ये कैसा शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आई ना, तो प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पे रीजन आएगा क्या माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 नहीं, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 नहीं, आर तो रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन याद कीजिए 3 3 6 और 3 9, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे देखिए इस पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो ये रीजन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो याद कीजिए अभी आपको बता रहे थे ना इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगेगा तो हम किसे लेके चलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। चलिए तो आज हम लोग इस टाइप से कंप्लीट किए क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड, मेनली कौन सा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब दो बचा है रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, यानी लेक्चर नंबर 9 में यानी मैकेनिज्म का थर्ड में हम लोग मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे। 3 लेक्चर में 2 हो चुका है, एक और आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।